अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, मेरे साथ ख़ास मेहमान अब्दुल कयूम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट, कोर्ट रिपोर्टर, हसनात मलिक, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से इनका ताल्लुक़ है, और हमें ख़ास मेहमान जनाब साबिक़ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान इरफान कादर साहब। इरफान कादर साहब, आज तो बड़ा दिन है और ये बड़ा दिन शायद पार्लियामेंट के लिए भी बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 15 जजों ने ये करार दिया है कि पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार बिल्कुल मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से प्रैक्टिस और प्रोसीजर से मुतल्लिक़ कानून साजी कर सके। इसका मतलब है अब 3 जजों की कमेटी बनेगी और सो मोटो फैसलों के ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में जो फैसले होंगे सो मोटो के, उनके ख़िलाफ़ अपील भी दायर हो सकेगी। 10-5 की अक्सरियत से पार्लियामेंट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हवाले से कानून साजी के हक़ को तस्लीम किया गया है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और इसमें सबसे ज़्यादा खुश जो है वो पाकिस्तानी कौम को होना चाहिए कि हमें उस माइंडसेट से निजात मिली है जहाँ पे कि एक फ़र्द वाहिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट को चला रहे थे और जो कि आइन का हरगिज़ मंशा नहीं था कि इस तरह की कोई चीज़ होती। और उनको बारहा लोगों ने कहा, मैंने ख़ुद उनको कहा कि आप फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करें इस तरह के मामलात में, लेकिन जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके एक तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की और दूसरा सारी प्रोसीडिंग्स को टेलीवाइज़ करके टेलीकास्ट करा के सारी कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी रख दिया, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है। और इस फैसले से पाकिस्तान में जो पिछले 10-15 साल से एक जुडिशल डिक्टेटरशिप कायम थी, वो डिक्टेटरशिप जो है वो आने वाले दिनों में वो ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ख़त्म हो गई आज से, कि वो अपनी मर्ज़ी के जो बेंचेस बनाए जा रहे थे वो अब नहीं बनाए जाएंगे। और ये जो कहा जा रहा था कि पार्लिमान की कोई जंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट से, जबकि मैं बहुत से प्रोग्राम्स में आपके तवासत से कह चुका था कि पार्लिमान सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर रही है। पार्लिमान में और सुप्रीम कोर्ट में कोई आपस में फ्रिक्शन नहीं है। और आज जब चीफ जस्टिस साहब ने इसी तरफ इशारा दिया और बारहा कहा कि पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट हम इकट्ठे हैं, हमें हम आहंग होकर चलना है और एक दूसरे की इज़्ज़त करनी है, ताज़ीम करनी है, और हम ऐसे ही क्यों एट्रीब्यूट करते हैं, हम क्यों अना का मसला बनाते हैं, और अदारे जो हैं उनको आपस में इक्तफ़ा होना चाहिए उनमें, और कोशिश होनी चाहिए कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करें। तो इस फैसले से ये जो एक माइंडसेट था सुप्रीम कोर्ट में, जो कि एक फॉल्स ईगो बनी हुई थी कि जी अगर पार्लिमान आपको सही चीज़ भी बताएगी तो आप बज़िद रहेंगे कि हमने नहीं करनी, और उसको आप समझेंगे कि कोई डिक्टेशन है। इसमें डिक्टेशन की बात ही कोई नहीं थी। और पार्लिमान ने एक अच्छा कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करने के लिए, और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को अपना के अपनी एम्पावरमेंट की है, और इससे पार्लिमान की भी बालादस्ती कायम हुई है और सुप्रीम कोर्ट की बालादस्ती भी कायम हुई है, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम हुआ। जी कयूम सिद्दीकी साहब, आपके नज़दीक आज का जो फैसला है इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद ने मुखालफत की है। वो अक़लियत में थे, मगर 10 जजों ने कहा है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और इन 5 जजों ने इसकी मुखालफत की है। तो आपके ख्याल में इनकी मुखालफत की वजह आइनी और कानूनी हो सकती है? बज़ाहिर तो वही होगी जब तफसीली फैसला आएगा, या कोई और भी? नहीं, इसकी वजह यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने और पार्लियामेंट ने, जैसा कि मास्टर ऑफ रोस्टर का जो तसव्वुर था वो ख़त्म कर दिया, और मास्टर ऑफ रोस्टर का तसव्वुर देने वाले ये जज साहिबान थे। कम से कम उसमें जैसे शाहिद वहीद और आयशा मलिक तो नहीं थी उस वक्त शामिल, लेकिन बाकी 3 शामिल थे उसके अंदर। तो मेरा इसमें ज़ाहिर है उनके पास आइनी और कानूनी वजूहात होंगी, और वो कहेंगे भी जब अपने उनके इजाफी नोट आएंगे, और वो इसको अदलिया के मामलात में मुदाखलत समझ रहे हैं। आज भी जस्टिस मुनीब ने यही कहा कि फिर हमें जकड़ने के लिए कानून क्यों लाया गया। तो मतलब वो ये समझ रहे हैं कि इससे शायद अदलिया की आज़ादी मुतासिर होती है। तो वो अब देखेंगे कि जैसे ये अब आज के बाद, क्योंकि कल से जो है एक नई किस्म की सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे सामने आएगी,
इस राय का ताल्लुक इनके अपने माजी के फैसलों से भी हो सकता है? बिल्कुल माजी के फैसलों से। मैं बताया ना आपको कि मास्टर ऑफ रोस्टर का जो तस्वुर है वो हमारी पिटीशन थी जिसके ऊपर उन्होंने तमाम इख्तियारात जो है वो, अब ये देखिए ना कि पार्लियामेंट की एक नुमाइंदा जो अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है वो ये इख्तियार 3 जज साहिबान को दे रही है, लेकिन उन 5 जज साहिबान ने खुद बैठ के एक हमारी पिटीशन को, जिसको पहले मुर्दा करार दिया फिर उसको जिंदा किया, और फिर उसके बाद मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत तमाम इख्तियारात अपने चीफ जस्टिस की ज़ात के अंदर मरकूज किए, क्योंकि उस बेंच के अंदर तमाम वो जज साहबान शामिल थे जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना था। ठीक है, अब हसनात मलिक साहब, कमेटी तो बन गई जजों की, मगर ये 9-6 की अक्सरियत से जो है अपील का हक बरकरार रखा है। ये बहुत बड़ी बात है कि सो मोटो फैसलों में पहले कभी अपील नहीं थी और इसका शिकार नवाज शरीफ भी हुए और दूसरे सियासतदान भी हुए। सुप्रीम कोर्ट खुद ही केस सामने लगा के अपनी मर्जी का बेंच बना के चीफ जस्टिस बड़े बड़े सियासतदानों को फारग कर दिया, हुकूमतें भी गिरा दी। अपील नहीं थी, नज़रसानी थी। तो ये अपील का हक जो मिला है ये कितना बड़ा है और इसका क्या किसी सियासतदान को फ़ायदा भी होगा? देखिए, बड़े अरसे से ये डिमांड थी बार की तरफ से और भी लोग यही सवाल उठा रहे थे कि जी राइट ऑफ अपील होनी चाहिए सो मोटो केसेस में। 184(3) का जुरिस्डिक्शन जब इस्तेमाल होती है तो अपील का हक दिया जाए, तो आज ये अपील का हक तस्लीम कर लिया गया। नैब लॉ अमेंडमेंट पे जो जजमेंट आई 2-1 से जस्टिस बंदयाल की, उसमें अब अपील होगी फाइल। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो रिव्यू के हवाले से कानून आया था, रिव्यू का जो स्कोप बढ़ाया गया था, उस पर भी अपील आएगी और वो अपील अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगी और वो रिस्टोर हो जाता है कानून, तो उसके इफेक्ट भी बड़े जो है वो ऐसे होंगे कि उसका इतलाक भी माजी से हो सकता है। नहीं, लेकिन जब फुल कोर्ट कह रही है कि माजी से नहीं हो सकता, वो तो दूसरे केस में 3 जज बैठ के या 4 जज बैठ के कैसे माजी से कर दे? देखें, अब ये वो 2 जजेस की ओपिनियन होगी ना कि माजी से इतलाक नहीं हो सकता, या वो वहाँ मेजॉरिटी में भी कर दें तो वो इस मामले में ना जाए। लेकिन जो फुल कोर्ट का फैसला है उन पर बाइंडिंग नहीं होगा। हो सकता है कि उस मामले में उस तरफ ना जाया जाए। लेकिन एक और चीज़ है, वो जैसे बंदयाल साहब ने अभी कुरेटिव रिव्यू काजी फाइसा के हवाले से जब विड्रा की पे रिटर्न ऑर्डर दिया, उन्होंने कहा जी कि हमें कुरेटिव रिव्यू की जजमेंट रिव्यू की जुरिस्डिक्शन की ज़रूरत ही नहीं, हमारे पास सो मोटो जुरिस्डिक्शन है कि कोई फैसला फाइनल भी हो जाए किसी वक्त भी हम चाहें तो हम रिविजिट रिविजिट कर सकते हैं। रिव्यू में भी होता है, रिव्यू में भी, और रिव्यू के बाद भी अगर हम चाहें। जो जजेस पेंशन जो थी गैर कानूनी थी 1.5 अरब रुपए की, 3 दफा उस पर 3 दफा रिव्यू। ये है कि चीफ जस्टिस किसी वक्त भी कोई फैसला रिविजिट कर सकते हैं अपनी मर्जी का बेंच बना के। इरफान कादर साहब, लेकिन इसमें एक सवाल पैदा होता है कि ये जो माजी से अपील का हक मना किया गया है और 8 जजों ने कहा है कि जो माजी के फैसले थे, ख़ास तौर पे जो नवाज शरीफ के जैसे मिसाल के तौर पे अकामा के केस में फैसला है, तो अब उनकी सज़ा तो खैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके 5 साल की मुद्दत करार दे के वो पूरी हो चुकी है, मगर जो स्टिग्मा है, जो दाग है, वो सियासी मुखालफिन तो इलेक्शन में उनके खिलाफ इस्तेमाल करते रहेंगे, तो वो स्टिग्मा फिर अब कभी ख़त्म नहीं होगा आपके ख्याल में? ये फैसला जो हुआ है जिसपे कहा गया है कि अपील जो है उसका इतलाक माजी के फ़ैसलों पे नहीं होगा, 8-7 से ये फ़ैसला हुआ है गालिबन। तो मैं अब भी समझता हूँ कि 7 जजेस जो हैं उनका व्यू मेरे नज़दीक ज़्यादा सही है, लेकिन बहरकैफ आप ठीक कह रहे हैं कि ये चूँकि फुल कोर्ट का फ़ैसला है इसलिए इसके ख़िलाफ़ तो रिव्यू तो आएगा और रिव्यू में फिर 15 जजेस बैठेंगे और उस रिव्यू को बड़े फोर्सफुली मैं समझता हूँ आर्ग्यू करना चाहिए, और वो मुझे उम्मीद है कि ये रिव्यू हो जाएगा 8-7 वाला मामला जो है। नहीं, लेकिन अब तो कानून आ गया ना कि अब रिव्यू तो आ ही नहीं सकता, अब तो अपील आएगी। वो कुछ कह रहे हैं, अब तो रिव्यू आ ही नहीं सकता। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ नहीं, रिव्यू तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है ना, 180 रिव्यू भी प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में 188 में तो पहला रिव्यू तो प्रोवाइडेड है ना जी। तो ये आपने ठीक कहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इस तरह की सूरत हाल हुई थी। मैं एक केस कर रहा था जस्टिस साद सऊद जान के, तो वहाँ पे कानून में अपील प्रोवाइडेड थी, मैंने पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल कर दी थी, और कस्टम्स एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन कहता था लीव टू अपील फाइल हो सकती है और कस्टम्स एक्ट कहता था कि अपील फाइल हो सकती है। तो उस पर ये क्वेश्चन बना था, लेकिन मुझे उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जब
आपको अपील हासिल है तो फिर आपने लीव टू अपील क्यों फाइल कर दी? मैंने कहा जी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो मैंने तो अपनी बोनाफाइड्स चौकी भर के उन्होंने वो मुझे फिर अपील लीव टू अपील मुझे मिल गई थी। तो किस्सा मुख्तसर अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट जो इन्होंने ख़त्म किया है, अब कम से कम वो वाला मामला जो है वो तो खुलेगा ना, और उसमें तो ये अगर अपील नहीं भी सपोजिंग आती तो उसमें रिव्यू तो आएगा, और रिव्यू अब मीनिंगफुल होगा। रिव्यू वो वकील नहीं करेगा जिसने केस हार दिया था, बल्कि रिव्यू भी नया वकील करेगा, और वो बल्कि मेरा ख्याल है कि वो तो वैसे भी उड़ जाएगा, क्योंकि वो बेंच गलत इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, वो तो बेंच ही इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। वो तो इस कानून जिसको मेंटेन किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस कानून के ख़िलाफ़ वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, और ऐसे बेंचेस जो इस कानून के बनने के बाद गलत कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, वो सारे फैसले जिस तरह वो वाला था जो कमीशन बना था ऑडियो लीक्स का और कुछ वीडियो लीक्स का जो कमीशन बना था, वो भी इन्होंने इस कानून के बाद वो बना था, तो वो वाला वो फैसला मुझे वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ा अहम आपने एक सवाल में ये सारे फैसले खुल जाएंगे। मुझे ये सवाल जरा दोहराने दे, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जो इस कानून के बरखिलाफ जो बेंचेस बनते रहे हैं, क्योंकि ये कानून तो अप्रैल में आया था 2023 में, और फिर ये 8 जजों ने इसको सस्पेंड कर दिया, और तकरीबन 5-6 महीने से ये कानून सस्पेंड रहा है। तो इस सस्पेंशन के दौरान जो बेंच बनते रहे हैं और चीफ जस्टिस बंदयाल जो फैसले सुनाते रहे हैं, उन फैसलों की क्या आईनी हैसियत होगी? क्या वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन कहलाएंगे या वो रीओपन हो जाएंगे? वो पास्ट एंड क्लोज नहीं होंगे, पास्ट एंड क्लोज नहीं होंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन थी, उन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की थी, उन्होंने कहा था कि पास्ट एंड क्लोज हम ऐसे ही करते जाएंगे। हाँ, तो वो पास्ट एंड क्लोज, मेरा नहीं ख्याल कि वो पास्ट एंड क्लोज होंगे, क्योंकि यहाँ पे चंद फैसले हैं। पास्ट एंड क्लोज तो वहाँ किया जाता है जहाँ कोई 8-10 हज़ार फैसला हो जाए, तो बड़ा मुश्किल होता है कि सारों को रीओपन कर दें आप। यहाँ तो फैसले ही 3-4 हैं, तो ये तो पास्ट एंड क्लोज ऑटोमेटिकली होंगे इंशाल्लाह। अब आप कह रहे हैं पास एंड क्लोज ऑटोमेटिकली होंगे या पास एंड क्लोज रीओपन होंगे ऑटोमेटिकली? नहीं, ये पास्ट एंड क्लोज ये रीओपन हो जाएंगे, इनको पास्ट एंड क्लोज नहीं ट्रीट किया जाएगा। दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज पास्ट एंड क्लोज। बड़ी डे फैक्टो डॉक्ट्रिन यहाँ पे नहीं लागू होगी। बहरहाल अब इस बात का फैसला तो तफसीली वजूहात जब सामने आएगी 15 जजों फिलहाल तो फिर ये जाना जाएगा कि कौन सा जज पास्ट एंड क्लोज के हवाले से क्या राय रखता है। तो वो एक अलग से एक बहुत बड़ा मैं एक फिक्रा कह दूं, आप इसका जो सेक्शन 2 है जो कि 10(5) से जो है वो उन्होंने कहा है कि दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है ना, मतलब कानून का वो इख्तियार था। अब उसके अंदर है कमेटी ऑफ जजेस और बेंचों की तश्कील और फिक्सेशन के हवाले से, ठीक है। तो ये तो हो गया कि जिस दिन से कानून आया था ये बनाना चाहिए था। तो अब वो जो है वो 10 जज साहबान अक्सरियत के अंदर हैं, तो मेरा ख्याल सरप्राइज शायद जैसा कि इरफान कादिर साहब कह रहे हैं ना, इरफान कादिर साहब ढके छुपे लफ्जों में उसकी इज़हार करें, मेरा ख्याल है कि वो उसमें ये बड़ा अहम सवाल है कि जो 8 जजों ने स्टे ऑर्डर जारी किया था। नहीं, मैंने सीधी बात की है, मैं ढके छुपे लफ्जों को नहीं पसंद करता। मैं कयूम सदीकी साहब से एग्री कर रहा हूँ और मैं खुले अल्फाज में ये बात कर रहा हूँ जी, ढके छुपे में नहीं करूँगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस तारीखी फैसले के हवाले से मजीद जो दिलचस्प पहलू हैं उन पर बात होगी। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज फैसला पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम करते हुए 10 जजों ने कहा है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट को यह बताने के लिए कि कितने जजेस फैसला करेंगे बेंचों की तश्कील के हवाले से, और फिर जो सुओ मोटो के जो अख्तियारात माजी में इस्तेमाल होते रहे उन फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी प्रोस्पेक्टिवली यानी मुस्तकबिल में दे दिया गया है। तो हसनात मलिक साहब, जो फैसले इस स्टे ऑर्डर के दौरान होते रहे, जो 8 जजों ने इस कानून को मुअत्तल कर दिया था, और जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो अपनी मर्जी के बेंच बनाते रहे बगैर कमेटी के, तो उनको आप क्या पास्ट एंड क्लोज्ड तौर पे देखते हैं, या इस फैसले की रोशनी में 10 जजों ने कहा कि वो कानून ठीक था उस दिन से जब ये बना था, तो बाद में जो बेंच बनाते रहे बंदयाल साहब, उनका क्या होगा? और देखें कि गलत एक स्टे ऑर्डर से 4 महीने उन्होंने चीफ जस्टिसशिप चलाई। नहीं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5-6 महीने तकरीबन। और ये इस पे बिल्कुल कानून जजमेंट खामोश है, ऑर्डर जो है
कि माजी से उनका इतलाक अगर कानून 20 अप्रैल से है तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस का उमर अताब बंदयाल ने जो कुछ किया है उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। मुझे याद है 31 जुलाई 2009 का जब फैसला था तो अब्दुल हमीद डोगर जो डिफेक्टो चीफ जस्टिस थे उनके जो फैसले या उस दौर में हुए थे उनको लीगल कवर दिया गया था, बस यहाँ नहीं दिया गया कवर। तो ये मेरा ख्याल है कि इसमें तो 10 जजेज़ हैं और अगर ये 10 जजेज़ कहते हैं कि उन जजमेंट की हैसियत ही जो माजी से जो बेंचेस की तश्कील दुरुस्त नहीं वो ठीक नहीं है, तो ये अब देखना होगा कि उसमें जो पॉलिटिकल नेचर के केसेस हैं उसमें ये भी कहा सकता है कि आ जा सकता है कि जी 184(3) के जो फैसले हैं उनकी अहमियत नहीं है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फैसला बार बार ये सवाल उठाते थे कि जी या कानून पे फैसला करें या उसको अपील करें या पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज ये जो आप फैसले कर रहे हैं बंदयाल साहब कर रहे थे इनकी क्या हैसियत होगी। तो ये मेरा ख्याल है कि ये अच्छी डिबेट अब इसके बाद जो है वो शुरू होगी और जो हम ख्याल जजेस माजी में रहे हैं बंदयाल साहब के उनके लिए ये बात तो होगी कि और ये मामला अब अपील के अंदर भी उठाया जा सकता है कि जैसे नैब तरमीम का जो फैसला हुआ है उसमें अपील के अंदर ये एतराज भी उठाया जा सकता है कि इस केस में तो बेंच ही गैर कानूनी तौर पर तश्कील दिया गया था, और फिर उसके हवाले से अगर कोई जजमेंट आ जाती है उस मामले में बिल्कुल, और जितनी जल्दी वो रिव्यू डिसमिस किया गया इलेक्शन में कि जी 14 मई को इलेक्शन होने हैं और जिस तरीके से वो पूरी प्रोसीडिंग चलाई गई है तो वो मामला भी अब आ सकता है उसमें, क्योंकि ये जो है वो उसी टाइम ड्यूरेशन में आया था। तो अब देखना होगा कि मेरा ख्याल है कि जब ये डिटेल जजमेंट आएगी तो क्लियर होगा, शॉर्ट ऑर्डर में कोई उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं आ सकता। अच्छा कयूम सिद्दीकी साहब, अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, इलेक्शन की तारीख तो आई नहीं है, मगर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई थी उसमें उनकी जो न्यायाली थी तायात से 5 साल हो गई, पूरी हो गई 5 साल, अब वो सज़ा भी पूरी हो गई, वो केस भी ख़त्म हो गया, इलेक्शन भी बज़ाहिर वो लड़ सकते हैं, मगर जो दाग हैं, जो स्टिग्मा है अकामा वाले केस में, जो नज़रसानी भी उनकी मुस्तरद हो गई थी, तो अब इस कानून में माजी की अपीलों पर जो 8-7 की अक्सरियत से पाबंदी लग गई है तो वो दाग तो नहीं धुलेगा, वो स्टिग्मा तो बरकरार रहेगा अकामा वाले केस में नवाज शरीफ की नाअहली का। ये मतीला जान ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग लीगल प्रपोजिशन है। एक तरफ तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन है वो बाय द लॉ आप उसको कलअदम करार दे सकते हैं या नहीं दे सकते। उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की 62(1)(f) के हवाले से जो मुतज़ाद अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं उनके हवाले से बड़ी अहम पटिशन जो है वो पड़ी हुई, जो कि बंदयाल साहब ने कभी लगाई ही नहीं। अच्छा, अब वो एक उसके अंदर बहुत सारे आईनी नुकात हैं जो लेकिन 62(1)(f) का जो नया कानून है वो चैलेंज नहीं हुआ। नहीं आप समझिए, आप मेरी बात नहीं समझे मतीउल्लाह जान। पानामा बेंच ने 62(1)(f) के नीचे नाअहल करार दिया ना, ठीक है ना, वो है जजमेंट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेरेशन है सुप्रीम कोर्ट का कानून के ऊपर। इस पे एक मुतज़ाद राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून दिया उसको आप लॉ से सेट असाइड नहीं कर सकते हैं। सुन लें। अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हुआ है कि अभी मियां नवाज शरीफ के जो है वो अल अज़ीज़िया के अंदर कन्विक्शन बरकरार है और जो एवन फील्ड है उसके अंदर सस्पेंशन है, उधर से 5 साल का ये नाअहली का आ गया है। तो अगर उनकी अल अज़ीज़िया में कन्विक्शन सस्टेन करती है तो फिर वहाँ तो 8 साल सज़ा है और 8 साल के बाद जो है वो 5 साल की नाअहली वो होगी। तो लिहाजा उसके लिए क्या है, अब ये दो बड़े ही, मैं सिर्फ अकामा के केस के हवाले से बात कर रहा था, बाकी तो मेरा ख्याल है कि अकामा का केस उसी सूरत में उसकी वो डिक्लेरेशन खत्म होगी, वो उसी सूरत में हो सकती है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उन जजमेंट्स को जो कि पनामा के जजमेंट के ऊपर कई लीगल पॉइंट्स, इवन काजी फैज़ ईसा की भी 7 क्वेश्चंस हैं, सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन है और बहुत सारी जो है वो इस हवाले से है, उनका फैसला करते हुए उस जजमेंट को रिविजिट नहीं करते। और वो फिर लार्जर बेंच ही 7 जजों का या 5 या 7, 5 का तो पनामा के कम से कम। लेकिन अगर बेंच नहीं चाहिए, इसने देखें इस कानून के तहत जो है वो कम से कम 5 जज साहबान, जहां पे आईनी तशरीह का मामला हो, 5 कम से कम जज साहबान पर मुश्तमिल लार्जर बेंच बनेगा
वो 7 भी हो सकता है। तो वो 5 का फैसला है तो 7 रुकनी बेंच तो बन सकती है। ये तो आप नाअहली की मुद्दत की बात कर रहे हैं ना इरफान कादर साहब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये नाअहली की मुद्दत का मामला है या वो स्टिग्मा भी अब किसी तरीके से धोया जा सकता है जो नवाज शरीफ का अकामा में नाअहली का है और मौजूद है? मैं अकामा की नाअहली पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बड़ी ज़रूरी चीज़ जो कि मिस आउट हो गई है वो ये है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जिस दिन आया था उस दिन के बाद जितने भी फैसले 5 जजेस से कम जजेस ने किए हैं, 3 जजेस ने, वो वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये तो कानून उस दिन से लागू होगा ना जिस दिन पार्लियामान ने किया है। तो लिहाजा दूसरा ये है कि उसमें सारों में अपील भी प्रोवाइड हो गई। अब उन सारों में अपील होगी जिस दिन से ये कानून लागू हुआ। उसके बाद जितने फैसले आए हैं वो बदियाल साहब ने जो अपनी मर्जी से बेंचेस बनाए थे वो सारे उनकी अपीलें भी आ जाएंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं पनामा पे आपका जो अच्छा एक सेकंड, आपने जो अभी बात की है मैं क्विकली बताता चलो इरफान कादर साहब, मेरे सामने कानून पड़ा है, इसकी तारीख है 21 अप्रैल 2023 और इसका जो सेक्शन 1 है इसमें लिखा है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी कि ये 21 अप्रैल से नाफिजुल अमल हो चुका था। तो आपकी बात में वजन लगता है कि फिर उसके बाद जो बेंच बनते रहे हैं और जो फैसले होते रहे उनकी क्या पोजीशन होगी? मेरे ख्याल में मामला आएगा दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने। इलीगल है नहीं तो वो जो स्टे दिया हुआ था वो इरफान कादिर साहब, वो उसके बाद 8 रुकनी बेंच ने एक स्टे भी तो दिया हुआ था। उस स्टे की क्या पोजीशन होगी? बिल्कुल वो भी गलत है ना, सारा वो भी गलत है, वो स्टे सारा गलत है, वो जीरो हो गया स्टे। क्योंकि जब मेन फैसला हो जाता है तो उसके साथ वो जो स्टे होता है वो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। नहीं वो स्टे तो खत्म हो गया ना, लेकिन खत्म हो गया, लेकिन फिर लेकिन उस स्टे की वजह से स्टे के बाद होगा, उस स्टे की वजह से मैं अपील नहीं दाखिल कर सका। मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या रेमेडी होगी? और फिर ये इसमें कहता है कि आईनी मामले की तशरीह 5 रुकनी बेंच करेगा, वो 8 रुकनी बेंच था। कयूम साहब उसके साथ इनको कंडोनेशन ऑफ डिले की दरखास्त लगानी पड़ेगी और डिले कंडोन हो जाएगी इसमें, क्योंकि जो लिमिटेशन एक्ट का रेलेवेंट सेक्शन है उसके तहत इसको सफिशिएंट कॉज में लाएंगे। ये सफिशिएंट कॉज था कि एक चीफ जस्टिस जो है और चंद जजेस जो अपनी मर्जी के बैठ के तो उन्होंने एक कानून को गलत सस्पेंड कर दिया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और उसको राइजुल वक्त कानून करार दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 8-7 की अक्सरियत से माजी के फैसलों पे अपीलें जो हैं वो गैर आईनी करार दे दी है कि वो नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये मामला तो क्लोज है। नहीं, वो और बात है। वो जो एक सेकंड मतीउल्लाह जान साहब, वो जो 8-7 का फैसला है ना, वो है कि इस कानून के बनने से पहले जो फैसले हैं वो वाले फैसले जो हैं उस पे ये अप्लाई नहीं करेगा, यानी अप्रैल से पहले के फैसलों पे अप्लाई नहीं करेगा। तो वो 8 रुकनी बेंच का स्टे जो था वो तो इस कानून के अमल में आने से पहले था। हाँ, यू आर राइट कि वो इस कानून के अमल में आने से पहले था, लेकिन वो तो खत्म हो गया ना, वो तो नहीं रहा। और ये जो फैसला किया गया है वो इस कानून के आने से फैसला किया गया है कि इस कानून के आने से पहले, ये नहीं है कि इसकी सस्पेंशन से पहले। तो फिर अकामा वाले केस का क्या होगा? सस्पेंशन के बाद अपील होगी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर अकामा वाले केस का क्या होगा? वो स्टिग्मा बरकरार रहेगा? अकामा वाले केस में जो स्टिग्मा है, जो एक दाग है, वो बरकरार रहेगा? नहीं, वो नहीं बरकरार रहेगा, उसकी भी सत्यानाश हो जाएगा अकामा वाले केस का। उसकी वजह ये सत्यानाश होगा या सेटिस्फाइड होगा? रिविजिट करेगी ना सुप्रीम जी। आप एक चीज आपने नोट नहीं की कि हम ख्याल जजेस जो खास तौर पे जिनका ताल्लुक एक जज साहब का जो रह गए हैं, जिनका ताल्लुक पनामा केस से था, उन्होंने किस कदर पैशनेट तरीके से ये सारी चीज को यानी अपसाइड डाउन करने की कोशिश की थी, जो कि वो नहीं कर सके। निगरान जज की बात कर रहे हैं आप? उनको देखें, मैं बता रहा हूँ, निगरान जज की बात कर रहा हूँ, वो सॉरी मॉनिटरिंग जज साहब, सुपरवाइजरी जज, कि ये इतना इशू था नहीं, क्योंकि जस्टिस काजी फायद ईसा ने जब ये कह दिया कि मैं अगर खुद ही मुशावरत शुरू कर दूं तो फिर तो ये इतना बड़ी बात नहीं थी इसमें। उनको सिर्फ फिक्र ये थी कि ये जो कुछ कवानीन आए हैं उससे माजी के केसेस खुलेंगे, और वो जो पनामा का केस है वो तो डेफिनेटली खुल जाएगा, क्योंकि वो जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का,
वो तो डेफिनेटली वो फैसला गलत हो गया हुआ है, वो फैसला ही गलत हो गया। और अब जो रिव्यू आएगा, नया वकील आएगा, अब ख्वाजा हारिस नहीं आएगा, अब नया वकील आएगा, मीनिंगफुल रिव्यू होगा और रिव्यू का स्कोप बड़ा डिफरेंट है अब। और वो जो पनामा का रिव्यू था उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद लिखा था, जस्टिस खोसा ने खुद वहाँ लिखा था कि हमने जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए आप इसका असर मत लें। इसका मतलब है कि वो खुद भी उन ऑब्जर्वेशंस के बारे में सीरियस नहीं थे और उन्होंने उनको ये लिखना पड़ा। वो तो ट्रायल कोर्ट के लिए था ना, 600-700 वो तो ट्रायल कोर्ट के लिए था। ये तो अच्छी बात है। एक सेकंड, ट्रायल कोर्ट के लिए था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के लिए 600-700 सफ़ा लिखा गया था। इसलिए लिखा गया था 600-700 सफ़ा के उसका ट्रायल कोर्ट असर ही ना ले, वरना उसका क्या मकसद था फिर। तो लिहाजा जिसको सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि उसका असर ना लिया जाए, जब ये वाला रिव्यू आएगा अंडर द न्यू लॉ तो सोचें उसका क्या बनेगा। अच्छा इरफान कादिर साहब, ये क्या मुमकिन है अब जबकि कानून बनाने का इख्तियार है? एक ब्रेक ले लें, तो ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और फिर हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब और कयूम सदीकी और हसनात मलिक। वेलकम बैक। कुछ दिलचस्प शिफ्टिंग हुई है पोजीशंस में। 3 नुक्ते थे। एक नुक्ते के ऊपर जो अपील का मामला था उसमें मुस्तकबिल के लिए अपील का हक दे दिया, मगर जिन जजों ने मुस्तकबिल के लिए अपील का हक दे दिया उनमें 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि माजी के फैसलों पर अपील का हक नहीं होगा। वो 2 जजेस जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी। हसनात मलिक साहब, ये 2 जजेस ने अपील का हक मुस्तकबिल के फैसलों के लिए तो दे दिया, मगर कहा कि माजी का नहीं हो सकता। इसमें क्या हिकमत थी? देखिए, अब ये उनकी रीजनिंग भी आएगी तो पता चलेगा कि क्या वजूहात हैं, लेकिन जाहिर बात है कि दोनों जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उनको साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद लेके आए 4थे नंबर से सिंध हाई कोर्ट से यहाँ, और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी उनको सपोर्ट किया बड़ा स्ट्रांगली। इसी तरह जैसे हसन रिजवी को उमर अता बंदयाल साहब 4थे-5वें नंबर से सिंध हाई कोर्ट से यहाँ लाए। अब ये जो कानून माजी से इतलाक होता तो अगर अपील का हक दे दिया जाता तो साबिक जो चीफ जस्टिस साहबान है, खासकर साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, उमर अता बंदयाल और गुलजार अहमद, इनकी जूरिस्प्रूडेंस रिवर्स हो सकती थी और इनसे सवाल कि जी ये नस्ला टावर, ये जो बैरियर टाउन में जिस तरह पैसे इकट्ठे होते रहे हैं, 460 अरब डैम बनाते रहे हैं, इसके अलावा बंदयाल साहब 184.3 का यूज़ करते रहे, ये सारी चीज़ें खुल जानी थी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक समझा कि जी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं उन्होंने जो फैसले दिए हैं या जो उनके 184.3 में इस्तेमाल है, अगर वो खुला तो फिर बहुत ज़्यादा। और तो मेरा ख्याल है कि और यही सोच शायद जस्टिस एजाजुल हसन की भी थी कि जो मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं, पनामा के केस के आखिरी डायनासोर हैं, बकौल बंदयाल साहब के, पनामा बेंच के आखिरी डायनासोर हैं जो रह गए। कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू का भी एक मामला बड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन 1 जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन एक वकील भी रहे। लेकिन वो तो 185 में आया था ना, में आया था। लेकिन ये मामला खुल सकता है ना, ये मामला बहुत सारे मामला। तो आपके ख्याल में कुछ और? देखिए, इसने स्नात ने जो रीजनिंग दी है ना उसमें बिल्कुल एक वैलिड हो गई है 2 जज साहबान का, लेकिन एक और भी है इनका ताल्लुक, ये आपस में रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, ये कौन? जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर। अच्छा, ये समधी 2 रिश्तेदारों को लाया सब बंदयाल साहब ने। समधी है, ये 2 समधी भी हैं। समधी भी है। अच्छा, ये बड़ा नाजुक रिश्ता है। ये जो है अब ये अब देखना पड़ेगा ना कि जैसे इरफान कादिर साहब जो बात कर रहे थे, इरफान कादिर साहब मैं कंफ्यूज हूँ कि अब क्योंकि ये कानून तो लागू हो गया, मैं आयशा मलिक वाला सवाल, जस्टिस आयशा मलिक वाला सवाल आपसे दोहराऊंगा कि अब इसमें अपील होगी या रिव्यू होगा? जी इरफान कादिर साहब, एक सेकंड, मैं आपको एक पॉइंट ज़रूर बताता चलूँ यहाँ पे कि ये जो आज का फैसला आया है जिसमें आपने कहा कि 2 समधी भी हैं, इसमें तो रिव्यू आ सकता है ना। इसमें तो रिव्यू पे आने पे कोई अमर माने नहीं है ना 188 के नीचे। तो इस पे जब रिव्यू आएगा तो 2 समधी अब कैसे बैठेंगे? मैं अगर वकील हूँ तो मैं तो सबसे पहले एतराज़ करूँगा कि जनाब आप दोनों का तो एक ही तरफ फैसला जाता तो आप रिव्यू में मत बैठें। तो अगर ये रिव्यू में नहीं बैठेंगे तो टेबल्स तो फिर टर्न हो जाएंगे। तो लेकिन रिव्यू में तो आप वकील ही नहीं होंगे। रिव्यू में आप बेंच छोटा कर देंगे नहीं, या 2 जजेस पॉइंट कर लेंगे। अब जो रिव्यू है उसमें तो कोई नहीं, अब डिफरेंट वकील हो सकता है ना। लेकिन अब रिव्यू में कोई और होगा, कोई और कह देगा। इरफान कादिर साहब जो है ना, एक एतराज अगर सुप्रीम कोर्ट में पहले नहीं उठाया गया तो रिव्यू में कैसे उठाया जा सकता है?
नहीं उठाया जा सकता है। ये बायस तो किसी वक्त भी अब आपके प्रोग्राम से लोगों को पता चला, लेकिन वो पहले प्रोग्राम से अच्छा ये कयूम ने बताया है वकीलों को, पहले किसी को नहीं पता था ये रिश्तेदार है। कयूम साहब ने बताया, इसको बल्कि चाहिए था पहले बताते, ये मुझे तो आज पता चला। अच्छा एहसास वाला मामला भी लोगों को नहीं पता था, ये भी बहुत बाद में पता चला था, और आपको तो बिल्कुल नहीं पता था, वो भी मीडिया से पता चला होगा। नहीं देखें ना, इस तरह से उनका कोई डायरेक्ट बायस तो नहीं आता। इस कानून से उनको क्या फायदा होता है, या इसके कानून के कलदम होने से उनको क्या होता है? बहरहाल आप ये कह रहे हैं कि इस नुक्ते पे नजरसानी दायर की जा सकती है कि ये बिल्कुल माजी के हवाले से अपील नहीं हो सकती, नजरसानी हो सकती। ये क्या बात हुई फिर? ये कानून कहाँ गया? और जस्टिस आयशा मलिक का सवाल। लेकिन अब तो नजरसानी तो अपनी जगह 188 में लिखा हुआ है ना, 188 में लिखा हुआ है कि कोई भी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट को होता है रिव्यू तो उसमें वैसे ही अवेलेबल है। आप ये कह रहे हैं कि आज के बाद सुप्रीम कोर्ट जो फैसले करेगी उसके ऊपर एक अपील होगी, फिर अपील के फैसले के ऊपर नजरसानी भी बरकरार है, आप ये कह रहे हैं? बरकरार, बिल्कुल बरकरार। 188 कहाँ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं हो सकता, आर्टिकल हो सकता ना। सुन ले, आपने इंट्रा कोर्ट अपील दी है ना एक्चुअली। तो मुझे मौका दें जी जी कि यहाँ पे ये होगा कि अगर जिन केसेस में अपील भी प्रोवाइडेड है ना तो अपील के बाद रिव्यू होगा, लेकिन जिन केसेस में अपील प्रोवाइडेड नहीं है जैसे फुल कोर्ट ने सुना है तो वहाँ पे रिव्यू होगा। इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा एक बार फिर जो है लाइव नशियात होंगी जी और उसी मामले पे, और मालूम नहीं उस रिव्यू का फिर स्कोप क्या होगा और कितना होगा। उस पे फिर ये होगा कि वो जो हम ख्याल जजेस हैं उनके लिए एक बड़ा मुश्किल टेस्ट फिर से आएगा। लेकिन बहरहाल आप ये हम ख्याल वाली बात तो खत्म होगी ना, ये एक फुल कोर्ट का फैसला है। और हम ख्याल जजेस भी वो हम ख्याल नहीं रहे, 2 जजेस ने अपनी, बल्कि उन्होंने स्टे दिया था कानून। जैसे मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रज़ी, उन्होंने उससे बरखिलाफ जो है। और अब ये अंदाजा होता है कि जस्टिस बंदयाल ने ये केस क्यों नहीं लगाया, उनको अंदाजा था कि हम ख्याल नहीं रहे। और ये 8 में से अगर 1-2 भी ओपिनियन आ जाती तो फिर सवाल उठता कि मेजॉरिटी भी आपने नहीं और 8 का की ओपिनियन नहीं ले सके तो फेलियर होता। इसी वजह से डिले किया गया सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड फ्यूचर एक्ट। अच्छा इसका एक और पहलू भी है मतलब, और बड़ा दिलचस्प है। आपको याद है फैसल सिद्दीकी ने इंट्रा कोर्ट अपील लॉ रिफॉर्म एक्ट के हवाले से जो है वो फैसलों का हवाला दिया, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है उनका इख्तलाफ था। यानी जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इंट्रा कोर्ट अपील को बरकरार रखा था। फिर वो रेफरी जज के पास गया। रेफरी जज कौन थे? जस्टिस मुनीब अख्तर थे। और जस्टिस मुनीब ने हसन अजहर रिजवी साहब से इत्तफाक किया कि जिसमें इंट्रा कोर्ट अपील दी जा सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अपने उस फैसले से जस्टिस मुनीब अख्तर इस फैसले में डेविएट कर गए। ठीक है, चलें अब इरफान गाजी साहब ये बताएं कि कितना अहम है ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पार्लियामेंट को इतना अख्तियार दे दिया कि वो ये तय करे कि जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचों की तश्कील है वो एक चीफ जस्टिस करेगा या 3 जजों की कमेटी करेगी। ये तो हक पार्लियामेंट को मिल गया। तो आपके ख्याल में पार्लियामेंट को थोड़ा सा हौसला मिलेगा कि वो अपने अख्तियार का अंदाज़ा करे और भी बड़े बड़े फैसले करे? पार्लियामेंट तो अब वजूद तो कोई नहीं है, लेकिन क्या आने वाली हुकूमत या आने वाली पार्लियामेंट अक्सरियती कानून साजी के ज़रिए अब इन 3 जजों की जगह 5 जजों को भी अख्तियार दे सकती है बेंचों की तश्कील का? देखें, बावजूद इसके कि हमारी पार्लियामेंट बहुत कमज़ोर रही है माजी में, लेकिन यहाँ पे पार्लिमान ने सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लिमान को नहीं दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार एक फ़र्द वाहिद चीफ जस्टिस और उसके चंद हम ख्याल जजेस छीन रहे थे। वो इख्तियार जो कि चंद लोग छीन रहे थे, ख़ास तौर पे वो चीफ जस्टिस साहब का जो छीनने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे थे, उनको उनकी ताकत को कम किया और सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को बाइख्तियार किया और सुप्रीम कोर्ट को बाइख्तियार जो उन्होंने किया, इस चीज़ का इतराफ़ किया चीफ जस्टिस ने जब उन्होंने कहा कि पार्लिमान और हम साथ साथ हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पार्लिमान और मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट की साथ साथ हैं। सिर्फ वो पिछले चीफ जस्टिस साथ नहीं थे, ना वो पार्लिमान के साथ थे, ना वो सुप्रीम कोर्ट के साथ थे, और उनके हम ख्याल जो थे चंद, वो भी उन चीफ जस्टिस साहब के साथ थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमान एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, ठीक है, बल्कि एक दूसरे के साथ थे।
जी। वैसे मतीउल्लाह जान साहब, हम ख्याल जो हम कहते थे जजेस को, वो ग्रुप तो अब सुकड़ रहा है। पहले 8 थे, 7, आज 5, और अभी नहीं, लेकिन अब तो ये हम ख्याल वाला जो आपने मुतारफ कराया था ये नाम, तो ये अब ये तो मामला खत्म हो गया, इरेलेवेंट हो गया ना, क्योंकि अब तो जो बेंच बनेगा 3 जजों की कमेटी बनाएगी, तो अभी आप हम ख्याल नहीं, मैं वो मार्केट में डालेंगे। उस कमेटी ने जो बनाए हैं उसमें 3 जज साहिबान जो हैं वो इकट्ठे एक जगह बैठे हुए हैं। अच्छा, बेंच 2 जो है उनको उन्होंने अलग से एक स्पेशल बेंच दे दिया है ना। तो देखिए, मेरा ख्याल है कि इससे ट्रांसपेरेंसी तो कम से कम आएगी। अच्छा, अब आप हम ख्याल का नाम तो नहीं लेंगे अब जो ये कमेटी बेंच बनाएगी। अब ये कहेंगे कि इंडिपेंडेंट जजेस बढ़ गए लेंगे जी, क्योंकि इस फैसले का इतलाक जो है वो माजी के हम ख्याल जजेस पे तो नहीं ना होगा। इस फैसले का इतलाक तो वो तो माजी क्योंकि हम ख्याल ही जजेस रहेंगे ना। नहीं तो वो तो रहेगा, वो तो अब तारीख का फैसला है। कमेटी एक बेंच तश्कील देगी, क्या उनमें भी आप वो मीम में निकालते रहेंगे? वो आइंदा जो कमेटी बेंच बनाएगी, क्या उस पर तो फिर आपको भी कोई एतराज नहीं होगा ना, जो भी फैसला दे? हाँ, नहीं, उस पर अब कोई एतराज नहीं होगा। अब तो बल्कि जो कमेटी जो बेंच भी बनाएगी उन तमाम नुक्तों पे फैसला भी बेंच करेगा, कमेटी नहीं करेगी। अच्छा, अभी आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं वो अब आज के बाद तब्दील होने पड़ेंगे? कौन से? सुप्रीम कोर्ट रूल्स, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बिल्कुल होने पड़ेंगे। 1980 के जो रूल्स हैं वो रीफ्रेम करना पड़ेगा। बिल्कुल उनको रीफ्रेम करना पड़ेगा और इस कानून से हम आहंग करना पड़ेगा। और हसनात साहब, चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा कि फुल कोर्ट का जो इजलास होता है इंतज़ामी साइड पे, रूल्स में तो इसका भी कोई जिक्र नहीं है कि वो कौन कैसे बुलाएगा। चीफ जस्टिस खुद से बुला लेते थे। तो आपके ख्याल में इस हवाले से भी अख्तियार जो है इस कमेटी को होना चाहिए फुल कोर्ट मीटिंग के तलब करने का? देखिए, ये अब कन्वेंशन है, इसमें तो अमूमन रूल्स वही कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली लानी चाहिए वाज़ेह कि जी कम अज़ कम अगर 6-7 जजेस चीफ जस्टिस को लिखें तो वो पाबंद होगा कि जो है वो मीटिंग बुलाए। 4 साल से मीटिंग नहीं बुलाई चीफ जस्टिस, जो तीनों चीफ जस्टिस रहे हैं, और खासकर बंदयाल साहब ने तो अपने टेन्योर में, लेकिन कवायद में तब्दीली होनी चाहिए। बिल्कुल, वो तो होगी। अब मैं तो कह रहा हूँ कि उसके बाद करनी पड़ेगी ना। अब ये जो मेरा ख्याल है कि ये होगा जब अगर ये इसी को भी रखा जाए तो जैसा कि बेंचेस की तश्कील और फिक्सेशन का इख्तियार तहलील हुआ है या डाइल्यूट हुआ है, उसी तरह से फुल कोर्ट मीटिंग अगर 2 जज साहिबान कहेंगे फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें। जस्टिस मुनीब अख्तर को ये गिला था कि इस कानून के तहत पार्लियामेंट को मास्टर ऑफ द रोस्टर बना दिया गया है, मगर सुप्रीम कोर्ट के 10 जजों ने, फुल कोर्ट ने अपने फैसले में ये करार दिया है कि हकीकत में इस मुल्क में, इस जमहूरी निज़ाम में पार्लियामेंट ही मास्टर होती हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।